हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का अंतिम पड़ाव में है। महज 2 या 3 वीडियोस के साथ केमिस्ट्री समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं आपको आज रिमाइंड कराना चाहता हूं, अब तक मेरे साथ आपने केमिस्ट्री का 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं और शायद 20 और 21 वीडियो हो चुके होंगे। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि क्या क्या टॉपिक आप मेरे साथ पढ़े हैं। सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, उसी में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस पदार्थ की अवस्थाएं, सारी चीज बताया था मैं। दूसरी देखेंगे मॉलिक्यूल और एटम्स, अर्थात अणु और परमाणु, काफी डिटेल से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगली टॉपिक थी आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, किस तरह से उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, मैं सबको बहुत अच्छे से आपको बताया। अगली टॉपिक में जो डील किया था फोर्थ, वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का संरचना, उसमें किस तरह से उसका वैलेंसी होता है, किस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताया था। नेक्स्ट टॉपिक में 5वां टॉपिक जो हैंडल करा आपके सामने, वो था रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। अगला टॉपिक था तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना था आपको, और उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स, इन सब का पोजीशन भी बताया और उनके बारे में कहाँ पे आयनिक क्षमता बढ़ता है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, किस तरह से हैलोजन ग्रुप बटा हुआ है, किस तरह से निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, इन सब के बारे में आपको समझाया था। अगली टॉपिक जो मैं आपके साथ डील किया था वो है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संरचना, और उसके साथ साथ देखेंगे 8वां टॉपिक था आपका मेटल और नॉन मेटल, अर्थात धातु और अधातु। ठीक, उसके बाद 9वां जो था टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण, अर्थात एसिड, बेस और सॉल्ट। और अंतिम टॉपिक जो आपके सामने मैं लेकर आया था उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो टॉपिक आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो और आज ये समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक कुछ बचते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे क्वेश्चन आते हैं, कुछ हाइड्रोजन ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं, कुछ पॉलीमर से क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो नॉन मेटल्स हैं जैसे क्लोराइड्स, जो भी हाइड्रोजन फैमिली है, उनसे कुछ जोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ जो भी बचा हुआ है मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने मैं आज ऑप्ट किया हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक, तो यौगिक का मतलब क्या होता है। आपको मैं बताया था कि यौगिक क्या होता है। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से कंपाउंड अर्थात यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो यौगिक बनेगा उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ऐसे जो यौगिक बनेंगे वो एग्जाम का हिस्सा बहुत ज़्यादा हुआ है, इस वजह से इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। और जो पहला टॉपिक मैं ऑप्ट करूंगा उसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल में 2 चीज़ पढ़ना है, एक है एथेनॉल और दूसरा है मेथेनॉल। तो कैसे बना है एथेनॉल, कैसे बना है मेथेनॉल, इन दोनों बातों को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने देखिए, अल्कोहल। अल्कोहल बोल रहा है कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर OH समूह जोड़ दिया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मैं बता रहा हूँ, मीथेन आप लोग अब समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं पहले वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। तो मीथेन का मतलब CH4, एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, CH3। क्या जोड़ने बोला हूँ मैं आपको, OH जोड़ने बोला हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे OH का एडिशन कर रहा हूँ तो ये बन क्या जाएगा, CH3OH, यही तो लिख रहा हूँ मैं। और जब मीथेन था और जब OH जुड़ गया तो OH का जो सफिक्स लगेगा उसको बोलते हैं नॉल। तो ये क्या बन जाएगा, ये मीथेन प्लस ऑल, मतलब क्या होगा, मीथेनॉल। दूसरा नाम इसका क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अब आप कंफर्टेबल होंगे। दूसरी बात देखिए, इसको क्या बोलेंगे, इथेन। इथेन का मतलब N के जगह 2 लेंगे। ये एक्चुअली एल्केन का है और एल्केन के लिए आपको याद होगा CnH2n+2, मैं आपको फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे 2 लेंगे, C के जगह 2 लीजिए, H कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 6, इसका मतलब C2H6 होगा। क्या यही बात है ये। तो देखिए, इथेन में अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 बचेगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये एल्केन परिवार है। ठीक है, एल्केन फैमिली है। अब देखिए, आप इसके साथ क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे सारे। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। मेरे दोस्त, 1 हाइड्रोजन को हटाना है, मान लीजिए मैं इसको हटा दिया तो ये तो है CH3, आपको दिख रहा होगा, यही चीज़ है CH3। एक क्या है, ये CH2 है फिलहाल, ये दिख रहा होगा CH2। अब OH हम जोड़ना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। इस एथेन से अब बन जाएगा ये एथेनॉल या इथेनॉल, दोनों बोल सकते हो आप। दूसरी नाम इसका क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। जैसे मिथाइल तो उस तरह से ये इथाइल अल्कोहल। मैं समझता हूँ आप समझ पा रहे हैं।
अगली बात देखिए, मेथनॉल होता क्या है, इसका यूज क्या है, उससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले मेथनॉल का यूज होता है कृत्रिम रंग बनाने में, आर्टिफिशियल कलर का निर्माण में। दूसरी बात देखेंगे, पेट्रोल में कुछ मिश्रित कर दिया जाता है मेथनॉल को और उससे ईंधन का निर्माण किया जाता है। साथ साथ कृत्रिम रेशा का निर्माण किया जाता है और थोड़ा भी सेवन करने से, अगर आप मेथनॉल सेवन कर लेते हैं गलती से भी, तो श्योर है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से बोला जाता है कि मेथनॉल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई मेथनॉल पी लिया, कहानी समाप्त है। इसलिए गलती से भी ये सब काम नहीं करिएगा। अगली बात आप समझिए, एथेनॉल के बारे में क्या है। तो एथेनॉल का भी यूज होगा, तो फार्मूला आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, वाइन बनाने में, विस्की बनाने में, बियर निर्माण में, इन सारे में जो यूज होता है वही है एथेनॉल। ठीक। दूसरी बात, ये ईंधन के रूप में यूज करते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कोई भी अल्कोहल है तो अल्कोहल को आप अगर जलाएंगे तो अल्कोहल क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है। अगली बात आप देखिए, मेडिसिन के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे जो खांसी की सिरप आती है, कफ सिरप जिसको बोलते हैं, तो वो सिरप में भी एथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे टॉनिक जो बनता है, टॉनिक में भी एथेनॉल का यूज करते हैं। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेडिसिन निर्माण में यूज होता है। अगली बात अगर देखेंगे तो अत्यधिक सेवन करने से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप एथेनॉल ले लिए तो कि एक्चुअली होता क्या है, नशा होता है। और इस नशा में होता क्या है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तो उस समय, थोड़े समय के लिए आपका जो सोचने की, समझने की क्षमता होगा वो कम हो जाता है और आपको बहुत सुखद अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति नहीं लेनी चाहिए। जो लोग इस फील्ड में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, छोड़ दें, अच्छी अनुभूति नहीं है। ठीक है। अगली बात देखिए, गन्ना के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस वजह से मैं आपके सामने अलग से बॉक्स बना के लिख दिया हूँ कि गन्ना के किण्वन से क्या बनाया जा सकता है या किसके किण्वन से एथेनॉल का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे गन्ना। ठीक है। अगली बात आप देखेंगे, एथेनोइक अम्ल। ठीक है। तो ये एथेनोइक अम्ल कैसे होता है, क्या होता है और किस तरह से यूज होता है। तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। जरूर दिमाग में रखिएगा, कई बार डायरेक्ट यही पूछा है कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, बता पाएंगे, या बोलेगा एथेनोइक अम्ल क्या होता है, आप बता पाएंगे। दूसरी बात देखिए, एसिटिक अम्ल के 3 to 4% विलायक को सिरका बोलते हैं। कई बार आप लोग सिरका सुनते होंगे, जो अचार वगैरह में लोग डालते हैं उसके परिरक्षण के लिए। ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अचार के परिरक्षण में क्या यूज होता है, सिरका यूज होता है। और सिरका किसका बना होता है, एसिटिक अम्ल का बना होता है। तो ये भी पूछा है क्वेश्चन कि एसिटिक सिरका में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सिरका में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, एसिटिक अम्ल होता है। अब एक बात समझिए, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल का अगर दोनों को अभिक्रिया कराएंगे एसिड के प्रेजेंट में, तब वो बनेगा एस्टर। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3 C+O CH2CH3। ठीक है। इस एस्टर का यूज कहाँ होता है, इत्र निर्माण में, परफ्यूम निर्माण में मेरे दोस्त। लेकिन अगर इस एस्टर का अभिक्रिया करा देंगे बेस के साथ, तो ये वापस बन जाएगा एथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का एसिड के प्रेजेंट में अगर रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर का निर्माण होगा, और अगर एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एथेनॉल और एसिटिक अम्ल मिलेगा। क्लियर है ये बात। देखिए, साबुन और अपमार्जक। तो साबुन क्या होता है और डिटर्जेंट, अपमार्जक का मतलब क्या बोलेंगे आप, डिटर्जेंट क्या होता है। इन दोनों में अंतर है और इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ना ही आप साब को एवॉइड कर सकते हो, ना ही डिटर्जेंट को, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आए हुए हैं। आप चेक कर लीजिए, BPSC, UPSC, JPSC सब में क्वेश्चन आए हैं। तो अब आप समझिए क्या करके, साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल कि सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साबुन क्या होता है, तो ध्यान रहेगा दो बात का, एक सोडियम और दूसरा क्या होता है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का लवण होगा, साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, उसका लवण होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम का लवण होगा, दोनों बात याद रखेंगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसकी आयनिक भाग जल में विलय होता है। जो आयनिक भाग होता है वो जल में विलय होगा, जबकि जो इसकी कार्बनिक श्रृंखला होगा वो तेल में विलय होता है। इसका मतलब सौंफ बनाने के लिए तेल का यूज होता होगा, तभी तो तेल की बात आई ना। इसका मतलब जब सौंफ निर्माण में जब तेल का इस्तेमाल होता है, तो देखिए अगली बात क्या मैं बोल रहा हूँ, साबुन निर्माण में वनस्पति तेल का इस्तेमाल होता है। ये भी चेक कर लीजिएगा, BPSC ने ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है।
कि साबुन निर्माण में किस तेल का यूज होता है, तो आप बोल सकते हैं वनस्पति का तेल। कई बार लिखा रहेगा मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगली बात देखिए, इमल्सन क्या होता है, एक बात बताता चलूं, साबुन और जो ग्रीस कहीं पे लग जाता है उसे हटाने के लिए इमल्सन का यूज करते हैं, पाइसीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली बात देखिए, साबुन के अणु मिसल की संरचना बनाता है। तो आप सोचोगे कि मिसल का संरचना कैसा होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बना हुआ है यही है आपका मिसल का संरचना, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि बीच में जो है वो है तेल की बूंद, ऑयल का ड्रॉप होता है, और जो बाकी साइड देख रहे होंगे वो सोडियम का आयन होता है। इस तरह से इससे क्लियर लग रहा होगा कि एक तो सोडियम का आयन होगा जो इस तरह का पोर्शन है, दूसरा इस तरह का होगा। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि साबुन के दोनों सिरों के लगभग अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, साबुन के दोनों सिरों के अलग अलग गुण होते हैं। एक सिरा ये कहलाएगा, दूसरा सिरा ये कहलाएगा। तो मेरे दोस्त, पहला सिरा Na+, दूसरा ये, तो पहला सिरा को बोलते हैं आयनिक सिरा। क्यों आयनिक सिरा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन का निर्माण कर रहा है, ठीक। दूसरी बात देखिए, इसी का बोल रहा है आयनिक सिरा के बाहर की ओर होता है, मतलब आयनिक सिरा देखेंगे तो ये बाहर की ओर होगा, देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है, तो ये बोल रहे हैं ये बाहर की ओर होता है, और इसको बोलते हैं जल रागी सिरा। इसका मतलब ये जल के साथ अटैच्ड होता है, और इसको बोलेंगे जल विरागी सिरा, ठीक। ये देखिए, तेल के कण की ओर की सिरा होता है, तो तेल का कण यहाँ पे है, तेल की बूंद यहाँ पे, तो इस साइड वाला जो सिरा होगा अर्थात ये वाली, इसको बोल रहा है, ठीक। और इसको बोलते हैं जल विरागी सिरा, ठीक है। अगली बात आप समझिए, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट किसको बोलेंगे, लंबिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। ध्यान रहे, मैंने वहां क्या बोला कि लंबिक श्रृंखला के कार्बोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, अमोनिया और सल्फोनेट। तो दोनों में इतनी सी बात का अंतर है, ठीक है। अमोनिया और सल्फोनेट मतलब कहीं ना कहीं अमोनिया और सल्फोनेट कंपाउंड है, वहीं जो पोटेशियम और सोडियम है वो एलिमेंट है। इन दोनों बातों को भी अगर याद रखेंगे तो आप अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट, ठीक है। अगली बात, इसका यूज कहाँ होता है, यूज होता है शैम्पू निर्माण में, साथ साथ वॉशिंग पाउडर प्रोडक्ट बनाने में। देखिएगा, जो भी वॉशिंग पाउडर होगा उसमें 15 से 30% अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है, NaC7H5O2। अभी तक ये किसी एग्जाम में इसका फार्मूला नहीं पूछा है, बल्कि सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल पूछा है, यूज पूछा है। तो सोडियम बेंजोएट का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, मृदु पेय पदार्थों की परिरक्षण के लिए होता है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्ट ड्रिंक अर्थात मृदु पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए, साथ साथ अम्लीय भोजन को परिरक्षित करने के लिए। कई बार आप देखते होंगे कि अचार वगैरह होता है, तो वो अचार वगैरह में क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी चीज़ का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है सोडियम बेंजोएट से। तो मैं क्या चाहता हूँ, आपके दिमाग में सोडियम बेंजोएट हमेशा होना चाहिए, चाहे BPSC और BPSC 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, JPSC पूछा हुआ है, साथ साथ UPPSC पूछा हुआ है, MPPSC पूछा हुआ है। तो जाइए एक बार जरूर विजिट कीजिए, और क्वेश्चन बैंक अगर आप लगाते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। देखिए, मैं जो एक चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ, वो सबसे पहले जो भी पोर्शन मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं फिजिक्स समाप्त किया, केमिस्ट्री का लगभग 2 या 3 वीडियो और आने वाला है, तो केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। तो जब केमिस्ट्री और फिजिक्स समाप्त हो गया, तो मैं एक नया जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आज, वो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे उसका कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर हैं या उसी में से हैं। तो आपको एक बात समझ में आएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है और सारे क्वेश्चन आप लगा पाओगे, और आप अपना एग्जाम जो भी क्रैक करना चाहो आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक झलक जरूर दिखाने के लिए ये कोशिश करूंगा। हालांकि हमारे पास एक्चुअली डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिलहाल संसाधन कम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा असमर्थ होता हूँ, वरना हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर मैं करवाता, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हुए हैं। फिर भी मैं आपको वादा के साथ ये बात कहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा संसाधन मेरे पास हो जाएगा, मैं ज़रूर ये काम आपके लिए करूँगा। मैं अभी सक्षम नहीं हूँ, बट करूँगा। दूसरी बात, जो लोग भी चैनल पे नए हैं जरूर देखिए, चैनल पे जाकर बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, तो
तो आप चैनल पे बने रहें और दूसरों को भी बताएं। डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं और वीडियोस देखें, शायद आपको अच्छा लगेगा। अलग अलग सब्जेक्ट का कम से कम 2-4 वीडियो के साथ आप गुजर जाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आपको सब चीज़ समझ में आएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और एनसीईआरटी मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी को अगर आप अपना लिए, सही तरीके से रख लिए, तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए टिक करना नहीं होता बल्कि काटना भी होता है। आपके कमांड अगर इतना सारे ज्ञान अगर आ जाएगा, इतना सारा नॉलेज होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन का ऑप्शन को छाट भी सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सफल जरूर होंगे अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।